Assalamualaikum, welcome back to Zoology Forum, and today we are going to discuss effect of toxicants on behavior or behavioral toxicology. So let's start the video. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी का मतलब आपको पता है, स्टडी ऑफ टॉक्सिकेंट्स, स्टडी ऑफ पॉइजन्स, स्टडी ऑफ एडवर्स केमिकल्स जो कि बॉडी के अंदर जाके उसके फंक्शंस को इफ़ेक्ट करती हैं, उसको नॉन फंक्शनल बना देते हैं। और बिहेवियर जो है इसका बाद में बताती हूँ कि बिहेवियर होता क्या है। सिंपल बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन बिहेवियर, सो इट इज़ कॉल्ड बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी. Another definition is undesirable effects of essentially therapeutic levels of medication clinically indicated for a given disorder. कि हम कोई एक मेडिसिन लेते हैं किसी एक डिज़ॉर्डर के लिए, लेकिन उसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो हम नहीं चाहते कि वो हमें हों, लेकिन हम एक ख़ास फॉर एग्ज़ाम्पल आप फीवर के लिए कोई लेते हैं तो आपको कोई और भी साथ में कुछ हो रहा है, आपको नींद आ रही है या कुछ ऐसे हो रहे हैं, तो वो आपका बिहेवियर है उस जो वो ड्रग दे रही है, ठीक है, जो वो ड्रग पैदा कर रही है, ठीक है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चाइल्ड है और उसको आप दौरे पड़ते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं, तो एंटी कन्वर्सेंट ड्रग उसको दी जाती है, लेकिन एक उसके साथ साथ वो जब ड्रग लेता है तो उसके साथ साथ उसको स्लीपीनेस होती है, गुनूदगी तारी रहती है उस पर हर वक्त. तो वो जो गुनूदगी तारी रहना है बेसिकली वो उस ड्रग का एडवर्स इफ़ेक्ट है उस चाइल्ड के ऊपर. ड्राउजीनेस जो है, गुनूदगी जो है, वो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट है, उसका बिहेवियर वो बिहेवियरल टॉक्सिसिटी है जो कि वो ड्रग काज कर रही है, ठीक है. तो ये है बिहेवियरल टॉक्सिसिटी. तो मैंने पहले बताया कि स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन द स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स ऑन बिहेवियर, सो इट इज़ कॉल्ड द बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी. अब इसमें बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है. बिहेवियर इज़ द इंटीग्रेटेड आउटपुट ऑफ नर्वस सिस्टम. बिहेवियर क्या है कि वो रिस्पॉन्स है नर्वस सिस्टम का. अब ये क्या हुआ को आप थोड़ा जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी वाले टॉपिक को थोड़ा रिमाइंड करें, ठीक है. उसमें क्या पढ़ा था कि हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल से समझाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, अब आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाएंगे, और ब्रेन जो है वो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगी, प्रोसेसिंग होगी, और वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगी वहाँ पे, और वापस वो ब्रेन मैसेज भेजेगा उस हैंड तक, उस इफेक्टर तक कि अब तुम हाथ पीछे कर लो. तो जो आप उस मैसेज के रिस्पॉन्स में आप हाथ पीछे करते हैं, दैट इज़ बेसिकली योर बिहेवियर, जो कि आप उस नर्वस सिस्टम का जो मैसेज है उसके आप रिस्पॉन्स में जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ बिहेवियर, ठीक है. सो समझ आ गई होगी आई होप. सो देयर इज़ अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड बिहेवियरल टॉक्सिसिटी. जैसे कि आपको अभी बताया कि ये रिस्पॉन्स है नर्वस सिस्टम का, तो पता ही चल रहा है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी और बिहेवियरल टॉक्सिसिटी में बहुत ही क्लोज कनेक्शन है नर्वस सिस्टम और बिहेवियर के अंदर. केमिकल्स जो कि नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे वो बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं. तो ये बात मैं लास्ट पे एक्सप्लेन करूँगी. अच्छा, ये जो है हमारी, लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत इनका क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी इनको दोनों को सेपरेट रखा जाता है. इन दोनों के फील्ड्स अलग हैं, वर्कर्स जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि जो जो नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट हुए, जो बिहेवियर को करते हैं वो साइकोलॉजिस्ट हुए. दोनों के मेथड्स अलग हैं, दोनों की टेक्निक्स अलग हैं. सो ये क्लोज रिलेशनशिप है, बट फिर भी इनको अलग पढ़ा जाता है, अलग समझा जाता है, ठीक है. अब हमारे पास बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं, एडवर्स हर्बिसाइड्स हैं, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स हैं, कोई भी हैवी मेटल्स हैं, एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स हैं, या कोई भी केमिकल जो आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं वो आपके लिए वैसे एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो शो करता है, ठीक है. तो ये आपके बहुत से बिहेवियर्स लाइक फीडिंग है, लोकोमोशन है, जो कि कॉमन बिहेवियर्स हैं, तो इनको इफेक्ट करते हैं. उसके बाद कॉमनली यूज्ड बिहेवियरल एंड पॉइंट्स पर्टेन टू लोकोमोशन और फीडिंग. जो मोस्ट कॉमन बिहेवियर शो किया जाता है वो वैसे भी लोकोमोशन और फीडिंग है. तो इन बिहेवियरल एंड पॉइंट्स, इन बिहेवियर लोकोमोशन और फीडिंग के जो हमारी रिस्पॉन्स है, जो इसके आउटकम्स हैं, वो जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है. और लेकिन टॉक्सिकेंट्स जो है वो मोर स्पेसिफिक जो बिहेवियर्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं. उसके अगर हम लोकोमोशन की आउटकम्स को मेजर करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट उन्होंने दिए हुए मेथड्स कि सबसे पहले आप ये देख, हम एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हम अगर फ़िश के ले लें कि पहला हम कर सकते हैं कि डिस्टेंस स्वम पर यूनिट टाइम के कितना उस फिश ने डिस्टेंस कवर किया है स्विमिंग करके, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट टाइम कि उसने कितनी दफ़ा अपनी डायरेक्शन चेंज की है.
स्पीड ऑफ बरिंग कि उसकी कितनी स्पीड है खुद को सेडिमेंट्स के अंदर, उस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, अगर वो सेडिमेंट्स के अंदर रहता है तो सेडिमेंट्स के अंदर छुपने की उसकी कितनी तेज़ जो है एबिलिटी है उसके अंदर। उसके अलावा वो कितना टाइम बाहर वाटर के अंदर गुजारता है और कितना टाइम जो है वो छुप के गुजारता है, ठीक है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि तो ये सारे थे कि कैसे हम लोकोमोशन जो है उसको मेजर कर सकते हैं, कि आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं। फॉर बरिंग एनिमल्स जो हैं उनकी लोकेशन जो कंटेमिनेंट की है वो बिहेवियरल टॉक्सिसिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब कैसे कि अगर वो दोनों जगहों पे रहता है, बरिंग एनिमल्स जो है चट्टानों में भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है, ठीक है। तो अगर तो उस जो अगर वो है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह जो है वो जो उसने टॉक्सिकेंट इनहेल किया है वो अगर चट्टानों में है, मतलब वहाँ पे वो उसका सोर्स थी, तो इसका मतलब है कि वो उसकी बरिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है या वो ज़्यादा वहाँ पे रहना पसंद करता है और टाइम स्पेंड एक्सपोज जो है वो उसका कम होता है। और अगर हम दूसरी तरफ से टॉक्सिसिटी का सोर्स जो है वाटर को कहने हैं तो इसका मतलब है कि वो वाटर के अंदर ज़्यादा रहता है, वहाँ पे वो कम रहता है। तो ये दो डिफरेंट जो हैं ये बिहेवियर टॉक्सिसिटी को के रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, दो जो लोकेशन ऑफ कंटेमिनेंट की बेस पे जो दो मेथड्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसकी मदद से हम क्वांटिटेटिव लोकोमोटरी रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फीडिंग बिहेवियर को कैसे कोई भी टॉक्सिकेंट जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। अब अगर हम बात करें एक्वेटिक लाइफ की तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो है फीड करने के, ठीक है। सबसे पहले वो जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को चेज़ करता है, उसका पीछा करता है। सेकंड नंबर पे वो उसको पकड़ता है। थर्ड नंबर पे वो उसको हैंडल करता है, उसको काटता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे वो उसको निगलता है, ठीक है। तो सबसे पहले चेजिंग पे टॉक्सिकेंट जो है वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि वो उसके टाइम लिमिट जो है वो चेज़ करने की, उसका पीछा करने की उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैचिंग में वो क्या कर सकते हैं कि उसकी जो कोशिश, उसने जितनी बार कोशिश की होगी, नंबर ऑफ़ ट्राइज जो होंगी उसको पकड़ने की प्रे को, वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। हैंडलिंग में क्या है कि वो किस तरह हैंडल करेगा प्रे को, उसकी कितनी बाइट लेगा, तो वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, नंबर ऑफ़ बाइट्स को। उसके अलावा लास्ट पे स्वेलिंग के आइदर उसने स्वेलो कर लिया है प्रे को या नहीं किया, तो इस चीज़ को भी वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फीडिंग बिहेवियर जिसमें 4 स्टेप्स हैं और 4 स्टेप्स पे ही टॉक्सिकेंट जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे पास इन्वायरमेंटल बहुत से टॉक्सिकेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स, हेर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत से एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स होते हैं। लाइक अगर हम बहुत से एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि वो टॉक्सिसिटी काज करते हैं। वो आपकी बिहेवियरल टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, न्यूरल भी, कोई भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। सो ऐसे केमिकल्स जो कि बिहेवियरल टॉक्सिसिटी काज करते हैं इनमें डिफरेंट हैं। अब बारी बारी बात करते हैं इन पे। सबसे पहले पेस्टिसाइड्स जो हैं, पेस्टिसाइड्स आपको पता है ये पेस्ट को मारने के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो हैं पेस्टिसाइड जो हैं, जो ये अगर एक्वेटिक और इकोसिस्टम के अंदर एंटर हो जाएं पानी वगैरह में, तो ये वहाँ पे फ़िश की डेथ का सबब बनते हैं। फ़िश के साथ साथ बाकी बहुत से एनिमल्स, टर्टल्स, फ्रॉग्स और बाकी सारे एनिमल्स की, उनकी भी जो है वो उनकी भी डेथ होती है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो है ये फूड चेन का हिस्सा होते हैं जिसमें एक दूसरे को खाता है, दूसरे इस तरह ही अपनी वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। इस तरह ये एक दूसरे के लिए खुराक का ज़रिया होते हैं। तो इस तरह फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये जो है ये इंसेक्ट्स को क्योंकि किल करते हैं, तो इंसेक्ट्स जो है बेसिकली वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये फूड का ज़रिया होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उस फूड को कम कर देते हैं। ऐसी फिशेज़ जो इंसेक्ट्स को खाती हैं उनका फूड का जो सोर्स है वो कम हो गया। अब थर्ड नंबर पे अगर फिशेस जो है इनको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो, उनका बहुत ज़्यादा अरसे तक वो इसको इनहेल करती रहें, तो उनके अंदर बहुत सी म्यूटेशंस होती हैं, उनके डीएनए के अंदर चेंजेस हो सकती हैं और इस तरह इनके अंदर बहुत सी अबनॉर्मेलिटीज़ जो फ़िश के लार्वा है उनके अंदर हो सकती हैं। उसके अलावा जो इनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं, लाइक रेस्टलेसनेस है, उनके अंदर रेस्पायरेशन में उनको डिफ़िकल्टी होती है, उनके बैलेंस वो मेंटेन नहीं रख सकती हैं और इनकी बॉडी मूवमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है। तो ये थी। उसके अलावा हैवी मेटल्स की अगर बात करें, जैसे कि लेड है, मरकरी, मैंगनीज़, सिलीनियम, थेलियम, एल्यूमिनियम, इन सब की, तो ये सारी जो हैं ये बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स, एडवर्स बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स जो हैं का सबब है। अब हमारे पास इसके साथ साथ ये फैटीग से लेके थकावट से लेकर डिप्रेशन तक काज कर सकती हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स
काज कर सकती हैं। अब मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा इसको स्वेयर कंसीडर किया जाता है। जो माइनर्स होते हैं और वो अगर डस्ट के थ्रू इसको कंज्यूम कर लें, अब इनहेल कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि उनके अंदर बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके अंदर एक्सट्रीम इमोशनल कंडीशंस होती है, बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा रोना, और इसके अलावा ये एक मैडनेस भी काज कर मतलब सिंड्रोम काज करती है, दैट इज़ कॉल्ड द मैंगनीज मैडनेस और लोकुरा मैग्निका। उसके बाद बात करते हैं हर्बिसाइड्स की। हर्बिसाइड्स क्योंकि किल करते हैं प्लांट्स को, तो सबसे पहला तो प्लांट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं एक्वाटिक लाइफ के लिए। तो अगर जो प्लांट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो एक्वाटिक लाइफ जो है वो मरना स्टार्ट हो जाएगी, उनको सफोकेशन होगी, वो मरना शुरू कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये फ़िश की रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कम कर देते हैं। अब जो हमारे पास बेसिकली ये जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कैसे कम करते हैं कि ये हार्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। एज ए एंडोक्राइन डिस्रप्टर आप कह रहे हैं ये काम करते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हार्मोन्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो उनको इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फ़िश की रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो कम हो जाती है। अब आगे लास्ट में बात करते हैं एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स के बारे में। एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स जो हैं बेसिकली दोज केमिकल्स विच डिस्टर्ब द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ग्लैंड्स पे मुश्तमिल होता है, और ग्लैंड्स जो हैं बहुत से हार्मोन्स पैदा करती हैं जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को वो क्या कैरी करते हैं, सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो इसकी वजह से अगर एंडोक्राइन डिस्रप्शन होती है तो क्या होगा, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, उसके अलावा ग्रोथ, हमारी प्रोडक्शन और उसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से स्ट्रेसेस ये काज करते हैं। ठीक है, तो ये थे एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स। अब जो है हमारे पास जैसे कि मैंने आपको एक बताया था सबसे स्टार्ट में बताया था कि देयर इज़ अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड बिहेवियरल टॉक्सिसिटी, कि बिहेवियरल टॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। तो अब जो केमिकल न्यूरोटॉक्सिसिटी को इफेक्ट करता था, लास्ट टॉपिक में बताया था, बहुत से केमिकल्स थे लाइक DDT, लाइक द इंसेक्टिसाइड्स जिनमें डेल्ड्रिन, लिंडेन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, उसके अलावा बहुत सी एंटी डिप्रेसेंट थी, सीडेटिव्स वगैरह। तो ये क्या करती हैं, ये सारी जो हैं ये अगर न्यूरोटॉक्सिसिटी को इफेक्ट करती हैं तो जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्स है नर्वस सिस्टम का, तो इस तरह अगर वो इसको इफेक्ट कर तो डायरेक्टली वो बिहेवियर को भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा लेंथी लिखें या आपको कोई माइंड से पॉइंट स्किप हो जाता है तो आप वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो न्यूरोटॉक्सिसिटी के पॉइंट्स से। ठीक है, दैट्स ऑल।